नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, सूप तो सूप छलनी भी बोली जिसमें 72 छेद। जी हां, इस कहावत का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो दूसरों के दोष दिखाने से पहले खुद के दोष नहीं देखते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दरअसल अभी 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उसे पढ़कर, हालांकि ये ट्वीट इंग्लिश में है, अमूमन हिंदी में ट्वीट लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने क्यों लिखा है ये भी आपको बताऊंगा। इसके पीछे का कारण जरूर हम लोग समझेंगे, लेकिन उस ट्वीट को पढ़कर ही ये कहावत मुझे याद आ गई जो अभी आप सुन रहे थे। अपने ट्वीट में मोदी ने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है कि चुनाव के वक्त वो बड़े वादे करती है और फिर उसे पूरा नहीं कर पाती। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों पर मोदी ने उंगली उठाई है। दरअसल इस ट्वीट के पीछे एक कहानी है और कहानी यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक ऐसा करारा वार किया कि बीजेपी तिलमिला गई है और जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब मैदान में उतरना पड़ा है। मोदी के मैदान में उतरने का मतलब है कि अब कांग्रेस के उठाए सवालों से बीजेपी डर गई है और उसके पास जवाब नहीं है, तो पलटवार करने के लिए सीधे मोदी को सामने किया जा रहा है। आपको बता दूं कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और हाल ही में चुनाव आयोग ने उस पर जवाब दिया कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई। इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाने की तोहमत भी जड़ी, लेकिन कांग्रेस इस पर शांत नहीं बैठी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को धोखाधड़ी से चुनाव जीतने वाला बताया। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी धोखाधड़ी से चुनाव जीतते हैं और चुनाव आयोग को भी उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटघरे पे खड़ा किया है। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर फिर से आवाज बुलंद की है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें स्पष्ट थीं। ये आप देख लीजिए, कांग्रेस ने चिट्ठी में साफ साफ 3 पन्ने की चिट्ठी है, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा उसका अंश आपके सामने हम रख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें स्पष्ट थीं, साफ थीं। निर्वाचन आयोग ने पहले की तरह ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शिकायतों को रफा दफा किया। ये लिखना है, ये कहना है। और इसके अलावा कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी। यदि निर्वाचन आयोग ने अपने तटस्थ स्वरूप को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय कर रखा है तो वो इस दिशा में उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं क्या यहां सीधा प्रहार है चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि हम नहीं जानते हैं, जी हां, हम नहीं जानते कौन है, हम नहीं जानते कौन है जो माननीय आयोग यानी चुनाव आयोग को सलाह दे रहा है या मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग ये भूल गया है कि ये संविधान के तहत गठित एक निकाय है जिस पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करने का उत्तरदायित्व है। साफ साफ यहां कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को। इस खत के जरिए कांग्रेस ने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम या किसी और तरीके से बीजेपी धांधली करेगी या करवाएगी और चुनाव जीतेगी तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी, कांग्रेस हल्ला मचाएगी, अपनी बात रखेगी। कांग्रेस के इस हमले का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी आगे तो आ गए, लेकिन अब उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि खुद उन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक कितने वादे लोगों से किए और उन्हें पूरा नहीं किया। फिर अब किस तरह नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर सवाल कर रहे हैं। खैर, मोदी के वादों और जुमलों को अब तक जनता बखूबी पहचान चुकी है, जान चुकी है और जानने लगी है। जनता यह भी देख रही है कि मोदी ने खुद के चाय वाला होने का ढिंढोरा पीट पीट कर कैसे 10 लाख का सूट पहन लिया। वहीं राहुल गांधी, जिन्हें बीजेपी शहजादा कहती थी, वो कैसे देश के मेहनतकश लोगों के बीच जा रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो उत्तम नगर के कुम्हारों के बस्ती में पहुंचे और उनका काम सीखा। वहां अपनी मां के घर 10 जनपद में उन्होंने मजदूरों के साथ दीवारों का रंग रोगन भी करना सीखा है और इस काम में जो मेहनत लगती है, जो तकलीफ होती है, उस पर बात की है। राहुल ने खुद ही नहीं बल्कि अपने भांजे रेहान वाड्रा को भी इस काम में सीखने कहा, यानी
अब अगली पीढ़ी को भी राहुल गांधी मेहनत का महत्व सिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ कुम्हारों की बस्ती में जाते हैं दिवाली से पहले और वहाँ दिए बनाना सीख रहे हैं राहुल गांधी। उसके बाद जब राहुल गांधी अपनी माँ 10 के घर जहाँ रहते हैं अभी 10 जनपथ, वहाँ आते हैं तो वहाँ पर रंग रोगन कैसे किया जाए, पुट्टी कैसे लगाई जाए और कैसे दीवारों पे रंग लगाया जाए, ये सब कुछ राहुल गांधी ने सीखा। उसके बाद राहुल गांधी ने इस वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो के जारी करने का क्या मतलब है ये समझेंगे, लेकिन पहले वीडियो देखिए। आमतौर से हम दिवाली मनाते हैं, मगर जो घर में रोशनी लाते हैं उनसे हम कभी मिलते नहीं हैं, उनसे हम कभी बात नहीं करते, उनकी लाइफ को हम समझते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार दिवाली मनाने से पहले मैं उन लोगों के साथ बात करूं, उनकी समस्याएं समझूं। हाथ थोड़े जल रहे हैं। Did you ever do Diwali in school? I was a mastermind of that stuff. मम्मी की मसल बनी हुई है। तो ये बॉस है। जब हम बढ़ाते हैं इसी पे ध्यान होना। हाँ, बिल्कुल सही बात। जानती तो है। This thing can be competing with any top ceramic product anywhere. अरे हमारे बच्चे कर है ना। मैं तो वैसे ही छोटी हूँ। नहीं। This is not हुनर. According to our economists and our bureaucrats, this is ये हुनर थोड़ी है, ये तो कुछ और है। आज हम लोग 10 जनपद में काम कर रहे हैं। साहब हमारे साथ 12 में भी जब कोठी हो रहा था, प्रियंका गांधी, राहुल साहब दोनों जने हमारे साथ पेंट किए हैं। क्या प्लान है सर? पहले आपको तो जहाँ जहाँ टूटा भंगा है निकालना है। हाँ, उसको स्क्रैप करना है। चलो चलो, जो सब निकलेगा सर उसको निकालना है। ऐसे है। हाँ जी, हाँ ठीक ठीक। कितने घरों में काम करते हो भैया? इस डिवीजन में तो हम जैसे यहाँ हैं, SPG है, 7-3 है, लाल बहादुर शास्त्री है, 4-5 है। सही है। हाँ सही सही। ओके तो नहीं लग रहा भैया? नहीं, आप लगाते हुए आए हो। लग रहा है मुझे। नहीं, वो क्या हो जाएगा? अब भैया टेक ऑफ योर ग्लासेस, यू कम नाउ, यू गेट दिस वन ऑफ दीस एंड स्टार्ट वर्किंग। भैया इनको भी सिखाओ जरा। आजकल के जो जनरेशन है वो इन बातों को देखते नहीं है, वो पूरा टाइम व्हाट्सएप पे, सेलफोन पे, आईपैड पे बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि रायहान को भी देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। Was it easy? No, it looks much easier than it actually is. But when people do it, you don't even notice it, you don't even understand what the skill is. Yeah. You don't even realize, for example, when we were doing it, the paint going in our eyes when we were doing it, your hands were burning. That's not visible unless you go and do it. That's why I wanted you to do it, because it's different to see it and do it. My father died here, so I'm not a big fan of this house. Did you ever do Diwali in school? Yeah, of course. Diwali in school was fun. Like we used to shoot rockets at each other and throw bombs at each other. Literally, we like full. Our houses used to get together and fire the rockets and all. I was a mastermind of that stuff. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे औजार कैसा है, क्या मुश्किल होती है। जैसे भी हाथ थोड़े जल रहे हैं। करते करते जो है ना सर आदत बन, हैबिट बन जाएगी वही। फिर तो सुन रहे थे आप, करते करते साहब आदत हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। चलिए, अब राहुल गांधी कब तक करते हैं, कितना करते हैं, ये तो राहुल गांधी जाने। लेकिन राहुल गांधी के इस वीडियो से आप इतना जरूर जानिए कि कहीं ना कहीं एक जो जननायक वाली जो उनकी छवि है वो और मजबूत होती है। इस वीडियो का चुनावी मैदान में क्या कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी इसका दूरगामी असर जरूर छोड़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। राहुल भविष्य की रणनीति बना रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव की तरफ भी चलना चाहता है, यानी उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के पहले जिस तरह बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे की बात कर रहे हैं और पीडीए का झंडा ऊंचा उठाए हुए हैं, उसमें बीजेपी खुद को पिछड़ता हुआ। जी है, देखिए ये तस्वीर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इससे बीजेपी पिछड़ता हुआ अपने आप को महसूस कर रही है, परेशान बीजेपी दिख रही है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में भी एक सर्वे आया है और जिसमें पता चलता है कि 51% लोग शिंदे सरकार के कामकाज के तरीके से नाखुश हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 51% लोग सीधे सीधे एकनाथ शिंदे और बीजेपी और अजित पवार की जो सरकार है, तिकड़ी सरकार, इससे नाखुश हैं और सरकार बदलना चाहते हैं।
तो जब चुनावी राज्य में सरकार बदलने का मूड जनता का दिखे तो क्या बीजेपी जीत के दावे कर पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इन सबके बीच 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक, सुबह सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी धोखाधड़ी से चुनाव जीतते हैं, और यह कहने का मतलब आशय यही है कि अभी हरियाणा में आप लोगों ने देखा जो कुछ हुआ और चुनाव आयोग ने जैसे खुद को क्लीन चिट दे दी, इसके बाद एक अध्यक्ष, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अगर कह रहा है तो छोटी मोटी बात नहीं कह रहा है। और इस बात से नरेंद्र मोदी तिलमिलाकर कांग्रेस के ऊपर जो प्रहार किए वो आप जान रहे हैं। एक नहीं बल्कि 3-3 ट्वीट करके थ्रेड में उन्होंने जो बातें रखी और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने वादे पूरा नहीं करती है। तो साहब, आपने 2014 से अभी तक जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरा कर दिए, ये बता दीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी आपने राहुल गांधी को देख लिया। राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हाथ देख लीजिए, और दिए भी बना रहे हैं, रंग रोगन भी कर रहे हैं। इसका कितना असर पड़ेगा ये सब समझते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए स्टूडियो में हमारे खास साथी अश्विनी मिश्र जी हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत करता हूं। और अश्विनी जी के अलावा शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ में, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ कुमार नरेंद्र सिंह साहब हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले शकील जी आपके पास ही। राहुल गांधी रंग रोगन कर रहे हैं और जो जिनसे काम सीख रहे हैं वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पॉलिटिक्स में भी ऐसी ही आदत बन रही है राहुल गांधी की, लेकिन ये आदत जो है वो चुनाव में कितना मदद करेगी, जबकि 2 राज्यों के चुनाव हैं और नरेंद्र मोदी हमलावर हैं। शकील जी। देखिए राजीव जी, बड़ा मैसेज है। हमारे यहां जो है श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है, मेहनत करने वालों को छोटी निगाह से देखा जाता है, और राहुल जो ये कर रहे हैं ये उन्हें सीधा महात्मा गांधी से जोड़ता है, जो गांधी जी अपने काम खुद करते थे। लेकिन राहुल शायद उससे एक कदम आगे बढ़कर वो काम भी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि इन सब में भी हमारा जो है योगदान होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। हमारे यहां ये माना जाता है कि जो श्रम करने वाला है वो दूसरा है और उसका लाभ उठाने वाला है वो दूसरा है। ये सब जो काम है किसी इनिशियली स्टेज में हम लोगों ने दिवाली से पहले किए हैं, और उस वक्त तो चूना हुआ करता था, चूने से पुताई हुआ करती थी, उसमें थोड़ा सा नील डाल दिया जाता था, थोड़ा गोंद डाल दिया जाता था और सीधा आंखों में आके गिरता था। जो राहुल कह रहे थे कि हाथ जल रहा है, तो चश्मा आया था एक उसके लगाने के लिए, चश्मा लगा के पुताई होती थी, वो उसको पेंट नहीं कहते थे, पुताई कहते थे बाकायदा। तो ये सब चीजें कोई बुरी चीजें नहीं होती, अच्छी चीजें होती है। एक बड़ा मैसेज है, और ये बात तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिसने कभी शारीरिक श्रम किया ही नहीं है, और किया नहीं है बल्कि सैद्धांतिक रूप से उसको, पारंपरिक रूप से उसको करने को नीची निगाहों से देखता है। करने वाले अलग, करवाने वाले अलग। जो करवाने वाले हैं वही लाभ लेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चुनावों में फायदा नुकसान से एक मैसेज जाता है, निश्चित तौर पे जाता है, लेकिन समस्या वही है कि इसको दिखाए कौन, बताए कौन। आपने दिखा दिया तो आपके दिखाने से मैसेज पहुंच गया है, लेकिन जो मेन मीडिया है जिसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, वो इसके बारे में बात नहीं करता। वो राहुल के बारे में ही बात नहीं करता, और राहुल के बारे में अगर बात करता भी है वो तो नकारात्मक बातें करता है, सारी की सारी घुमा फिरा के वही ले आता है वो उसको। अभी आपने हरियाणा चुनाव का जिक्र किया, हरियाणा के कांग्रेस के लिखे लेटर का जिक्र किया। जितने 8 लोग गए थे वहां पे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, उन सबके हस्ताक्षरों से ये लेटर इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, और बड़ा स्ट्रांग लेटर है वो। उसमें कांग्रेस ने कहा है कि आपका जो टोन है वो स्वीकार्य नहीं है। चुनाव के नतीजे तो उसने पहले स्वीकार किए ही नहीं थे हरियाणा के, आज उसने टोन पे सवाल उठाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। क्या चुनाव आयोग इस शैली में, इस आक्रामकता के साथ
जो आक्रामकता से भी ज्यादा है, तो जिसे उद्दंडता कहते हैं, वो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लिख सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, हम ये नहीं कह रहे कि इतने सालों शासन किया है, हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष है देश का सबसे बड़ा, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके खिलाफ, उसके लिए आप इस तरह लिख सकते हैं कि आपकी तो आदत हो गई है, आप तो इसी तरह की बातें करते हैं। ये एक अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है, और ये चुनाव आयोग को निश्चित ही तौर पर देखना होगा कि वो अपने संस्थान की, अपने चुनाव आयोग की गरिमा तो कम कर ही रहा है, और अब उसको जो है खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल सरकार के अंग की तरह दिखे, ऐसा लगे कि वही सरकार है। एक और बात जो आपने बताया कि मोदी जी कांग्रेस को कह रहे हैं, जो उनका ट्वीट है कि कांग्रेस ये करती है। देखिए, मोदी जी, बीजेपी, वो सारी बातें करते हैं जो उन पर लागू होती हैं। ये आज से नहीं है, हमेशा से है। वो कह रही है वादे करते हैं। सबसे पहला वादा, देश के साथ वादा, चुनाव से पहले का वादा, 2014 से पहले का वादा, 15 लाख एक एक व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। 15 लाख कहां है? चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे। आज अभी दिवाली का टाइम था, अभी भी है, चल रहा है, छठ तक चलेगा। आने जाने वालों की भीड़ लगी है। जो टिकट 5,000 रुपए का होता था, एयर टिकट 35,000 रुपए का हो गया है। जो उच्च मध्यम वर्ग है, जो लड़के लड़कियां जो हैं, जिनका पैकेज लाखों में है, वो चिल्ला रहे हैं। जो आराम से टिकट लेते थे, आते थे, जाते थे, महीने में 4 बार 10 बार, उन्हें भारी लग रहा है टिकट जी। रेलवे के टिकट भी इसी तरह बढ़ रहे हैं। रेलवे के टिकट एक फिक्स्ड होते थे, आज रेलवे के टिकट भी फिक्स्ड नहीं है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, रेलवे के टिकट भी महंगे हो जाते हैं। तो आपका ही वादा था कि चप्पल वाले हवाई जहाज में चल सकेंगे। अब चप्पल वाले क्या, जो बड़े ऊंचे ऊंचे पैकेज वाले हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। वो अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट ले रहे हैं, जो कभी नहीं लेते थे। हम तमाम बात करते रहते हैं लोगों से, लड़के लड़कियों से, यंग लोगों से। वो कहते थे हम तो आराम से जाते थे, आराम से फ्लाइट लेते थे, 1,000 रुपए ज्यादा होता था दे देते थे। लेकिन अब हम अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट ले रहे हैं। रात के 2 बजे तक काम किया और उससे 5 बजे की फ्लाइट ले रहे हैं हम। ये क्या है ये? तो उनके सारे वादे, सफाई का वादा किया था 2014 में आते ही, बड़ा सफाई अभियान चलाया था 2 अक्टूबर को, प्रतीकात्मक। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में क्या हाल हो रहा है। वादा किया था एनवायरमेंट का, आप प्रदूषण दिवाली का देख सकते हैं। कह रहे हैं बीजेपी के नेता, भक्त, उनका मीडिया कि साहब किसी ने मना किया है इसलिए हम चला रहे हैं जिद में। भैया, किसी ने मना तो झूठ बोलने के लिए भी किया है। झूठ बोलना बंद कर दो, गलत खबरें चलाना बंद कर दो। किसने मना किया? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। किसने मना किया? बीजेपी की सरकारों ने मना किया है। कांग्रेस ने मना नहीं किया कि पटाखे मत चलाओ, आप कांग्रेस में डाल रहे हो। दलित ने मना नहीं किया, आप दलित में डाल रहे हो। मुसलमान ने मना नहीं किया, मुसलमान में डाल रहे हो। किसने मना किया है? ये तो बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। सरकारों ने कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। तो आप जो है प्रदूषण के नाम पर आए थे, आप नारी सुरक्षा के नाम पर 15 लाख के वायदे के साथ आए थे, वो सब कहां है? 2 करोड़ रोजगार का तो ये वादा तो भी था। पर उपदेश बहु जी 2 करोड़ रोजगार का वादा भी था। 2 करोड़ रोजगार का वादा भी था। पर उपदेश बहुर कुछ तेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, बहुत कुशल है उसमें जी। तो अब ये तो बीजेपी और मोदी जी की आदत है, और जनता इसको अच्छी तरह समझती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने 10 साल में क्या किया, आप ये बताइए। कांग्रेस ने क्या किया, ये तो बहुत सालों से आप पूछते चले आ रहे हैं जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया 10 साल बाद भी, 11 साल बाद भी, अगर आप ये कहें कि कांग्रेस ने क्या किया, ये सवाल अगर नरेंद्र मोदी पूछे, उनकी पार्टी पूछे कांग्रेस से, तो समझ में आता है कि कहीं ना कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, जिसको छुपाने बचाने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष से और के जरिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी का आप वीडियो अभी देख ही रहे थे, और तीसरी तरफ सीधा कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी पर प्रहार कर रही थी। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी
तिलमिला गए हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव है महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत कुमार जी भी। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, राहुल गांधी की राजनीति और आज केसी वेणुगोपाल उधर थे झारखंड में, अपने संगठन के लोगों कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, एक मीटिंग की है। हम लोग 2-3 दिनों से लगातार कह भी रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को वहां मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, जाना चाहिए, जो हम लोग धरातल पर देख के आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां राहुल गांधी चुनाव से पहले जो कर रहे हैं, इसका कितना असर आप देखते हैं जमीनी स्तर पर उन लोगों के बीच, उन मतदाताओं के बीच जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से प्रभावित जरूर होते हैं? श्रम शक्ति और इसको मजबूत करने का काम, और जिस बारे में अभी शकील जी कह रहे थे, ये सब कुछ दिखाई देता है राहुल गांधी के इस वीडियो से, और कितना प्रभावशाली ये वीडियो हो सकता है? राजीव जी, नरेंद्र मोदी साहब का जो ट्वीट है प्रधानमंत्री का कि कांग्रेस अनरियलिस्टिक वादे करती है, ऐसे वादे जो पूरे नहीं होते, ये किससे परेशान है? देखिए, मोदी साहब की जो परेशानी का कारण है वो है कास्ट सेंसस की बात, आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर करने की बात। ये दोनों चीजें मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल काम है, इसी से परेशानी है। बाकी तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, उस पर बात रखूंगा अपनी, लेकिन असली वजह जो है वो कास्ट सेंसस की मांग है। 52% का ओबीसी है महाराष्ट्र में, और सामाजिक आंदोलनों की भूमि है महाराष्ट्र। वहां पे अगर ये संदेश चला गया ठीक ठाक ढंग से तो बीजेपी को परेशानी होगी, और वैसे भी परेशानी होगी, क्योंकि मोदी साहब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कभी भी गंभीर नहीं रहे। गंभीर होते तो लेटरल एंट्री जैसी बात होती नहीं, गंभीर होते तो वो वैकेंसीज भरते जो आरक्षण वाली वैकेंसीज हैं, तमाम सरकारी वैकेंसी जिसमें आरक्षण की वैकेंसी भी है। तो तमाम तरीके से आरक्षण को खत्म करने की आरएसएस की मांग भी बार बार आती रहती है। तो इसलिए मोदी साहब की जो परेशानी है वो यही है, और उनका सबसे बड़ा जो एडवोकेट है, सबसे बड़ा जो उनका बाजा बजाता है, वो वही वर्ग है जो आरक्षण का विरोधी है। किसी भी बीजेपी या मोदी साहब के समर्थक से आप आरक्षण के मुद्दे बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 30 सेकंड में कि मोदी साहब की गंभीरता क्या है, और उनका जो असली जो उनका ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है। देखिए, कास्ट सेंसस और 50% आरक्षण की जो लिमिट को हटाने की मांग है, उससे परेशान कौन है? उससे परेशान वो वर्ग है जो तमाम सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में कुंडली मारे बैठा हुआ है। राहुल गांधी भी उसकी बात अक्सर करते हैं, और उसको राजीव जी कास्ट सेंसस से बहुत परेशानी है। परेशानी इसलिए है कि तमाम जो ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन के बावजूद इस वर्ग का वर्चस्व बना हुआ है सिस्टम में जी। ये संवैधानिक लोकतंत्र तमाम सारे बातों के बावजूद जो सिस्टम के अंदर जो आधिपत्य है, जो वर्चस्व है, वो कुछ ही जातियों का है, तथाकथित ऊंची जातियों का, और उसको परेशानी है कास्ट सेंसस से, क्योंकि पहली बार ये होगा कि मालूम पड़ जाएगा कि आप कितने हैं, आपकी संख्या कितनी है, और कितने संसाधनों के ऊपर आप बैठे हुए हैं, कितने सरकारी पोजीशंस में आप बैठे हुए हैं, कितने संवैधानिक संस्थाओं पे आपका कब्जा है जी। ये बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो मोदी साहब की लेजिटिमेसी बनाता है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो। चुनाव आयोग का व्यवहार ऐसा क्यों है? यही वजह है कि चुनाव आयोग में कौन लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो जातिवादी वर्ग है इस देश में, उसकी परेशानी है, और वो मोदी साहब के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, क्योंकि अब सेंसस की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब इनको कास्ट सेंसस पे कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। आरएसएस भी गोलमोल करके बात कर चुकी है कास्ट सेंसस की, इतना बड़ा विमर्श वो बन चुका है कि उसको अब किनारे करना मुश्किल है। लेकिन उसको धीमे धीमे किस तरीके से उसको मुकाबला करे,
किस तरह से कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करे, इसकी परेशानी है। तो सबसे बड़ा जो कारण है मोदी साहब के इस ट्वीट का और उनकी झुंझलाहट का कांग्रेस के प्रति, वो राहुल गांधी के प्रति है, और वो कास्ट सेंसस और 50% की सीलिंग का मामला है। अब आप देखिए कितना जातिवादी है। अभी मैं योगी आदित्यनाथ जी का एक भाषण का अंश सुन रहा था। वो कह रहे थे कि वो अयोध्या में थे और हरिजन बस्ती में उन्होंने दिए जलाए। ये शब्द ही बताता है कि आपके अंदर जो वर्चस्ववाद है वो आपके दिमाग में भरा पड़ा है, कि आप लोगों को बांट रहे हैं। जो अखिलेश यादव का बयान है और जो उनको स्लोगन दिया, लाइन है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो बहुत अच्छी लाइन है, वो सही जवाब है उसका। दूसरी बात की इलेक्शन कमीशन की बात। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। और केवल ईवीएम का मामला नहीं, कई तरीके से इलेक्शन में धांधलियां होती हैं और इलेक्शन कमीशन उसको रोक नहीं पा रहा है या रोकना नहीं चाहता है। जी। केवल कांग्रेस पार्टी की शिकायत नहीं है, तमाम सारे वो लोग जो कि इलेक्शन को बहुत नज़दीक से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो उसमें एडीआर हो चाहे दूसरी और संस्थाएं हो, उन सब के आरोप है कि इलेक्शन में धांधलियां होती हैं। इतनी बड़ी रिसर्च अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की आई, वो इसी इलेक्शन की धांधली पर थी। हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से कुछ खास लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से काटे जाते हैं, कुछ खास जातियों के, कुछ खास समुदाय के। बहुत स्पष्ट तौर पे कहें कि मुसलमानों के नाम। जी। कर्नाटक के इलेक्शन में सिविल सोसाइटी ने बहुत शिद्दत से इस पे काम किया और आप देखिए कि रिजल्ट क्या आया। इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करता है, उनको आईना दिखाना बहुत आवश्यक है, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात कि जो राहुल गांधी अपने घर में पेंट वालों के साथ काम कर रहे हैं, देखिए इससे ये मालूम पड़ता है कि राहुल गांधी ने जो रास्ता अपनाया था वो हरियाणा के दबाव में बदला नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा की चुनौती के बाद, हरियाणा में सेटबैक के बावजूद राहुल गांधी ने अपना रास्ता नहीं बदला। हालांकि राहुल गांधी ने रास्ता तब भी नहीं बदला था जब इस मीडिया ने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनके खिलाफ एक अभियान चलाया। लेकिन अभी एक चुनौती आई थी कि लोकसभा में अच्छे परिणाम के बाद हरियाणा में एक सेटबैक आया। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी ने अपना रास्ता नहीं बदला है, वो उन लोगों के बीच वैसे ही जा रहे हैं जैसे जाते थे, तो ये अच्छा संकेत है कि राहुल गांधी अपने रास्ते पर हैं और ये देश की राजनीति में एक अलग तरीके की धारा को बनाएगा और बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बात आखिर में कह रहे थे अभी अश्विनी जी, प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना रास्ता नहीं बदला, दबाव में रास्ता नहीं बदलना, दबाव में नहीं आना, प्रेशर में नहीं आना, और यही एक जिस तरफ कांग्रेस को ले जाने की कोशिश में राहुल गांधी हैं वो दिखाई देता है। लेकिन साथ साथ जो 2 राज्यों के चुनाव हैं और वैसे में ये सब राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये कितना असरकारी हो सकता है, अश्विनी जी आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा। राहुल गांधी का लोगों के बीच और ऐसे श्रमिकों के बीच जाना कितना असरकारी हो सकता है, कितना ये हेल्पफुल हो सकता है इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में, झारखंड में? जी राजीव जी, पहले तो आपके दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदुस्तान में 2 तरीके की राजनीति हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, और एक राहुल गांधी जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, दलित समाज की बात कर रहे हैं, पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जब मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो केवल 10% लोगों की बात कर रहे होते हैं। जो 90% जो पिछड़ा है, जो दलित है, और उसका ताज़ा उदाहरण आप अयोध्या में कल देख सकते हैं। अयोध्या के चुने हुए सांसद को उसमें निमंत्रण ना देना, ये एक दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, क्योंकि ये मानसिकता जो है देश विरोधी है, ये मानसिकता संविधान विरोधी है, ये मानसिकता दलित विरोधी है। और राहुल गांधी बार बार इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी का बार बार जाकर के, चाहे वो किसी रिक्शे वाले से मिलना हो,
चाहे वो जाकर के एक कर्मचारी से मिलना हो, चाहे वो एक बार्बर से मिलना हो, एक नाई से मिलना हो, ये दर्शाता है कि वो जो है अपनी जनता के बीच एक पैठ बना चुके हैं। और वो हमने 2024 के जून के चुनाव में भी छवि देखी, हरियाणा में भी मुझे लगता है वैसी ही कुछ छवि होती अगर ये चुनाव आयोग पर जो लग रहे हैं आरोप, ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ कुछ हुआ है। हालांकि मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, बट मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो राजनीति का जो दम्भ था, 10 साल से जो उनका एक अहंकार था, उस किले को चकनाचूर कर दिया है। और उस प्रक्रिया में वो इतना आगे निकल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्या रणनीति अपनाएं। आप सोचिए राजीव जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सत्ता में बैठी पार्टी ये विपक्ष की पार्टी से सवाल कर रही है कि आप कैसे वादे करते हैं। अगर आपको विपक्ष में बैठने का इतना ही शौक है तो मुझे लगता है जनता आपको बहुत जल्दी विपक्ष में बिठा देगी, क्योंकि अगर आप सत्ता में रह करके अकाउंटेबल नहीं हैं, आप सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आपको विपक्ष में बैठने का कोई औचित्य नहीं बनता। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी का आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में मुझे लगता है, सॉरी झारखंड में, महाराष्ट्र मुझे लगता है चुनावों का जो असर होगा वो तो बहुत जल्दी दिख जाएगा। बस बशर्ते कि ये जो जिस तरीके के ईवीएम में धांधली की खबरें आती रही हैं, चुनाव निष्पक्ष हो, इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी ना बन जाए, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जनता कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को आशीर्वाद जरूर देने वाली है। राजीव जी जी, इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का झुकाव ये दिखाई दे सकता है, और खासकर अगर ईवीएम या चुनाव में धांधलियों की जो बातें होती हैं वो बातें अगर ना हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अश्विनी जी कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कांग्रेस खुद को विड्रॉ नहीं कर रही है, कांग्रेस ने हथियार नहीं डाला है, राहुल गांधी उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे आना चाहता हूं कुमार नरेंद्र सिंह जी आपके पास। राहुल गांधी जिस राह पे चलते आए हैं उस राह पे चल रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो इंडिया जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस गति से और जिस स्टाइल से आगे बढ़ रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि चुनाव आयोग का रिस्पॉन्स आता है, खारिज हो जाती है सारी चिट्ठियां हरियाणा को लेकर, आज फिर से 3 पन्ने की चिट्ठी लिखना, इसके क्या मायने हैं ये साफ समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यहां से कांग्रेस पार्टी सरेंडर करती हुई नहीं दिखाई देती है। और शायद क्या ये माना जाए इसी कारण राहुल कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी पर साफ साफ अनरियलिस्टिक शब्द का जो इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने कि जो वादे कर रही है ये वादे फुलफिल कांग्रेस नहीं करती है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कितने वादों को पूरा किया ये भी तो देश की जनता पूछेगी। कुमार नरेंद्र सिंह जी जी, कुछ भी कहने के पहले मैं सबसे पहले तो यह कहूँगा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसे लेकर हम इतने परेशान क्यों हैं? क्या बाकी संस्थाएं बहुत अच्छी हैं? जब देश की सारी संस्थाओं को भाजपा ने, खास करके मोदी ने अपने कब्जे में कर रखा है, क्या चुनाव आयोग की बात आपके स्पीकर ओम बिरला या धनखड़ से अलग है? जिस तरह से वो ओपोजिशन की बातों को तरजीह नहीं देते हैं और हर बात में टोका टोकी करते हैं, उससे कोई अलग नहीं है। इसलिए चिंता की बात सिर्फ ये चुनाव आयोग नहीं है। आप इसलिए ज़्यादा न चिंता करें कि इससे इलेक्शन का भविष्य तय होता है। भविष्य तो हर चीज़ से तय होता है। आज पुलिस का रवैया क्या हो गया है, सीबीआई का रवैया क्या हो गया है, ईडी का क्या हो गया है। तो जब सारी संस्थाओं में गिरावट है तो चुनाव आयोग कब तक बचा रह सकता है? और खास करके तब जब ये तय कर लिया गया हो सत्ता द्वारा कि हम इसे नष्ट करके ही छोड़ेंगे, तो हमें लड़ना होगा न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए यह निष्पक्ष बने, बल्कि उन तमाम संस्थाओं के लिए लड़ना होगा कि ये सारी संस्थाएं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस इसको कहते हैं हम लोग, शासन की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो शासन की लोकतांत्रिक संस्थाएं ही खत्म की जा रही हैं। उसी में एक चुनाव आयोग भी है। और चुनाव आयोग यह कोई पहली बार हरियाणा में तो हुआ नहीं है। इसके पहले लोकसभा या कई छोटे मोटे जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने न जाने कितने कंप्लेन किए, लेकिन किसी भी शिकायत पर मुझे याद नहीं आता कि सिर्फ थोड़ा बहुत ये कह के कि आप ऐसा ना करें, मना किया है। इसके अलावा तो उसने कुछ नहीं किया।
भाई लोकसभा चुनाव में स्वयं प्रधानमंत्री ने कौन सी ऐसी अलोकतांत्रिक और हेट स्पीच नहीं दिया, और यह चुपचाप इस देश का चुनाव आयोग देखता रहा। तो हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग आज कोई नोटिस नहीं ले रहा है। हाँ, उसकी बोली जरूर खराब लगातार होती चली जा रही है। अब वह कांग्रेस पर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी पर ही आरोप लगाने लगा है कि आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे आप किसी थाने के दरोगा बैठे हुए हैं, आप एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष को, उसके हेड को अपनी बोली भी संवैधानिक रखनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की बोली में तनिक भी उसका लेश मात्र भी नहीं दिखाई पड़ा। तो असल में हमारी लड़ाई इन तमाम संस्थाओं को बचाने की होनी चाहिए, न कि सिर्फ चुनाव आयोग की बात करके और हम इसको छोड़ दें। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो लोगों के साथ मिलने का एक चलन बनाया है, एक खूबसूरत चलन मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल इसकी बड़ी कमी हो गई है और जो करता है उसके बारे में तुरंत लोग बात कर देंगे, ड्रामा है। भाई अगर मान लिया मैंने कि ये ड्रामा, अगर मान भी लूँ कि यह ड्रामा है, तो जरा आप करके दिखाइए। आप मिलिए तो कुम्हारों से, आप मिलिए तो जूता बनाने वालों से, और खुद जूता सी के देखिए कि कैसे सिया जाता है, और खुद जरा मिट्टी का बर्तन बना के देखिए, जरा अपने हाथ मिट्टी में गीले कीजिए, गंदे कीजिए, और खुद जैसे राहुल गांधी ने पुट्टी लगाया अपने घर में, जरा करके तो दिखाइए। इसमें राहुल गांधी ने न सिर्फ यह किया अपने इस आचरण के जरिए कि हम श्रम की महत्ता को महत्व देते हैं, इस श्रम के महत्ता को प्रतिष्ठित नहीं करते हैं केवल, वो इसके साथ ही श्रम करने वाले जनसंख्या के साथ भी खड़े होने का संकेत देते हैं। यह एक मैसेज है, यह सिर्फ काम नहीं करके दिखा रहे हैं, यह है ये नहीं कि मैं सिर्फ लोगों से दिखाने के लिए कर रहा हूं, इसके जरिए वो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो इस देश को बनाने और संवारने का काम अपने श्रम के जरिए करते हैं। और तो जाहिर है कि श्रमिक जातियों को यह भाएगा। मैं जाति जनगणना पर इसलिए नहीं बात करूंगा क्योंकि जाति जनगणना इसी में आ जाती है खुद ब खुद, क्योंकि जाति जनगणना की ही इसलिए जा रही है ताकि यह पता चल सके कि हमारे देश की कौन सी ऐसी जातियां हैं जो छोटी हैं या तथाकथित रूप से नीचे समझे जाने वाली हैं और जिनका प्रतिनिधित्व प्रशासन शासन में नहीं है। तो यह काम जब राहुल गांधी यह कर रहे हैं, अब पुट्टी लगा रहे हैं और कुम्हारों से मिल रहे हैं और इस तरह के तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐ देश के लोगों, जो तुम इस देश को बनाने में जुटे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो राहुल गांधी ने जो संकेत दिया है, इसका असर महाराष्ट्र में तो होगा ही होगा। खास करके महाराष्ट्र की जो 2 ओबीसीज और दलित जातियां हैं, धनगढ़ और बंजारीज, जो धनगढ़ जातियां हैं वे उनकी लगभग संख्या 10 से 11% है और वे सब श्रम का काम करती हैं। आपको शायद बहुत कम लोगों को पता है, अखबारों में भी बहुत कम आया है, लेकिन आया है कि वहां पर राहुल गांधी ने उनके लिए विशेष मिलन प्रोग्राम चलाया है और वो लगातार, कांग्रेस के लोग खुद भी ये मिल चुके हैं और लोग लगातार मिल रहे हैं। इसी तरह दलित जातियों की जहां तक बात है, तो दलित जातियों में से लोग हैं 14% के आसपास वो लोग हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2% ही दलित हैं जो 9 बौद्ध नहीं हैं। तो बौद्धों की जहां तक बात है, तो बौद्ध तो जाहिर है कि जिस पार्टी में प्रकाश अंबेडकर रहेंगे उस पार्टी को देते हैं, लेकिन हमने पिछले चुनावों में कई बार देखा है कि जहां पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में होती है और उनकी पार्टी हारने की स्थिति में दिखाई देती है, वहां तुरंत तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं। और इसके लिए उन दलित जातियों में कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें काफी लोगों संख्या में जुटे हुए थे और वे सब कुम्हार थे।
सिंह साहब आएंगे उन सब पे भी, सिंह साहब उस पे भी आएंगे, थोड़ा सा सेकंड राउंड पे उस पे भी आते हैं। थोड़ा जल्दी से, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको रोक रहा हूँ, हेमंत कुमार जी के पास आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है और आज दोनों आमने सामने हैं। आमने सामने इसलिए हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ एक बड़ा आरोप लगाया नरेंद्र मोदी पर कि धोखाधड़ी से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने 3 पन्ने की चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी और साफ साफ वहां पर भी लिखा 5 पॉइंट में चिट्ठी, 5 पॉइंट के बाद छठा जो उपसंहार है उसमें लिखना है कांग्रेस का कि सब कुछ आपने अपने मन से ही, यानी कि खुद को सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं पाक साफ हूं। यह कहां का न्याय है? तो एक बात ये, और यहां इतनी बातें होती हैं, फिर नरेंद्र मोदी तिलमिला जाते हैं, एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हैं और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी अनरियलिस्टिक वादे करती है, वो वैसे वादे करती है जो वो पूरा नहीं करती है, पहले वादा करती है फिर उसके बाद में उस पर अमल नहीं करती। ये सारे आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन दूसरी तरफ इन सब के बीच राजनीति धीरे धीरे जिस ढंग से बढ़ रही है उसमें महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में चुनाव है और बहुत नजदीक है। अब नवंबर के महीने में हम आ चुके हैं, आज पहली तारीख है नवंबर की और इसी महीने के 13 तारीख को और 20 तारीख को चुनाव है और ये दोनों दिन चुनाव झारखंड में है और एक दिन चुनाव यानी 20 तारीख को महाराष्ट्र में है। आना चाहता हूं हेमंत कुमार जी, झारखंड से जरा शुरुआत करें और ये जो कुछ हो रहा है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री से लेकर खड़गे तक और राहुल गांधी तक और उसके अलावा इन सब के बीच ये दोनों चुनाव और उसमें भी झारखंड का चुनाव। इसलिए आपसे झारखंड की बात कर रहा हूं क्योंकि आप बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, बिहार में हैं और झारखंड में चुनाव है, आप बेहतर समझ रहे होंगे। क्या कुछ देख रहे हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। पहले तो चुनाव आयोग वाली बात मैं कर लूं कि चुनाव आयोग ने जो रवैया दिखाया, जो एटीट्यूड जो राजीव कुमार का रहा, वो निश्चित रूप से ये साफ साफ जो पहले से दिखता रहा है कि वो बिल्कुल सरकार के स्पोक्स पर्सन के रूप में बोलते हुए दिखाई देते हैं। और खास करके मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, एक वेबसाइट पर मैं देख रहा था कि उनकी हेडिंग थी कि हर हार पर हाहाकार। तो ये कि कांग्रेस जब हार जाती है तो हाहाकार करने लगती है। तो ये जो पूरा एक मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है वो पार्टी बन जाता है। राजीव कुमार लगता है कि वो खुद एक पार्टी के रूप में काम करने लगते हैं और जवाब देने लगते हैं। आपके पास जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों का निपटारा करना और उन पर संजीदगी से बात करना। तो ये बातें करने के अलावा आप दूसरी बातें करने लगते हैं, आप उनको नसीहत देने लगते हैं कि आप अफवाह फैलाते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए, आप क्यों नहीं करना चाहिए। और इसी का जो आउटकम है, जो इस तरह की खबरों की हेडिंग लगती है कि हर हार पर हाहाकार। तो ये बताने की जरूरत है कि जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिखता है कि इनके 10 सालों के रिजीम में जो एक नई परिपाटी जो चली कि प्रत्येक सवाल पर सरकार अकाउंटेबल नहीं है, बल्कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं या सरकार पर सवाल खड़े करने वाले लोग हैं वो अकाउंटेबल है। उन्हीं से जवाब मांगा जाता है कि आप बताइए आपने क्या किया, आपने इतने 70 सालों में आपने क्या किया, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। तो ये जो है ये सभी जगह साफ साफ दिखता है। चुनाव आयोग इससे बिल्कुल अलग नहीं है। चुनाव आयोग बिल्कुल इसी लाइन पर काम करता है और ये रवैया लगातार उनका दिख रहा है। चुनावों की घोषणा को लेकर के, डेट की शिफ्टिंग को लेकर के और शिकायतों और विपक्ष की शिकायतों को लेकर के लगातार ये इस तरह से कर रहे हैं। तो ये इससे साफ झलकता है कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है और वो शिकायतों का निपटारा करने के बदले में जो शिकायत करता है उनके ऊपर ही आक्षेप लगाते हैं कि आप बकवास करते हैं। तो ये राजीव कुमार ने तो अपने आप को स्थापित कर दिया हुआ है कि उनको शिकायतें सुननी नहीं है, विपक्ष का मजाक उड़ाना है। तो वो मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं और खड़गे साहब ने निश्चित रूप से ये सही जवाब दिया कि आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया है। और चुनाव आयोग लगातार कई अहम मसलों में उनका रवैया रहा है कि वो खुद को क्लीन चिट दे दें। अब जहाँ झारखंड की जो बात है, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जो इन लोगों ने जो सीट शेयरिंग की है, तो उससे आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि वहाँ जो इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है,
उसको लेकर के इनको साफ साफ मुझे बढ़त दिखाई दे रहा है। और मैंने शायद आप ही के शो में पिछली बार कहा था कि वहाँ जो एक नया जो पूरा चुनाव में ये दिख रहा है कल्पना सोरेन की वजह से, कि वहाँ महिला मतदाताओं में काफी एक तरह से एक गोलबंदी दिख रही है कल्पना सोरेन की वजह से, क्योंकि कल्पना सोरेन ने अपने आप को वहाँ पर इस रूप में स्थापित किया है कि जो उनको अवसर मिला उस अवसर को काफी उन्होंने एक्सप्लोर किया। और इसका असर ये हुआ कि वहाँ पर खास करके आदिवासी महिलाओं में उनके प्रति एक अलग किस्म का झुकाव हुआ है और वो कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया अलायंस के पक्ष में, जेएमएम के पक्ष में साफ साफ जाता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ शुरुआती दौर में जो थोड़ा ये लग रहा था कि जो इन लोगों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के, खास करके लेफ्ट को लेकर के जो दिक्कतें थी, अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो चीजें अब एक स्थायित्व उसको मिल रही है। और वहाँ पर जो इनका जो पूरा नफरत का एजेंडा जो था, जो चाह रहे थे कि जो वहाँ घुसपैठ का सवाल जो लगातार इसको मुस्लिम घुसपैठ का सवाल और उसमें मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और वहाँ पर एक जो कैंप कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनको तो एजेंडा ही पूरा ये दिया गया हुआ है कि आपको इसी लाइन पर काम करना है। तो वो एजेंडा मुझे लगता है कि जो कम्युनल एजेंडा है वहाँ पर बीजेपी का, वो चलता हुआ दिख नहीं रहा है। और बीजेपी के लिए दिक्कत है कि वो इस एजेंडे पर ही अडिग रहना चाहती है। इसलिए आप देखेंगे कि लगातार जो यहाँ बिहार में जो गिरिराज सिंह की जो यात्रा हो रही थी, और आप देखेंगे कि जो इलाका है बिहार का सीमांचल भी है और कुछ इलाके झारखंड से सटे हुए भी है, तो झारखंड में भी उसका असर हो, कम्युनल पोलराइजेशन हो, ये एक उनकी कोशिश थी। लेकिन ये मैं समझता हूं कि गिरिराज सिंह की यात्रा जो हुई उससे हिंदू कितने जागरूक हुए ये तो अलग बहस का विषय है, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने एकजुट किया, खास करके सीमांचल के इलाके में भी। और उसका असर जो झारखंड का जो जुड़ा हुआ इलाका है उधर भागलपुर से और बाकी के इलाकों से, मुझे लगता है कि उधर ज्यादा उसका असर हुआ है और उसका एक तरह से उल्टा एक रिएक्शन भी हुआ है और उसका महागठबंधन को फायदा भी होगा। जी बिल्कुल, महागठबंधन को हो सकता है फायदा होगा। गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह की राजनीति एक अलग राजनीति है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान भेज दिया करते हैं जो भी उनके खिलाफ बोलता है। लेकिन बात यहां दूसरी है दोस्तों। बात यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं और इस चुनाव के बीच जो अब रस्साकशी चल रही है उसमें कौन आगे निकलता है यह देखना दिलचस्प होगा। क्या चुनाव आयोग को लेकर जितनी बातें होती रही हैं और खासकर हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद जो कांग्रेस ने जितने भी आरोप लगाए, जितनी भी शिकायतें कांग्रेस ने की, उन शिकायतों को चुनाव आयोग ने खारिज तो कर दिया, लेकिन क्या उसके बाद भी चुनाव आयोग यहां शांत बैठ पाएगा? क्या पाक साफ चुनाव आयोग निकल पाएगा? एक बड़ा सवाल इसलिए यहां पर है। और हालांकि कुमार नरेंद्र साहब का कहना है, कुमार नरेंद्र सिंह जी का कहना है कि न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि तमाम संस्थाएं, बिल्कुल आप सही कह रहे थे, तमाम संस्थाएं गिरफ्त में हैं। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी और इसमें भी सरकार बनाने का जो पहली सीढ़ी है वो चुनाव आयोग है और इसलिए चुनाव आयोग की हम चर्चा बार बार करते हैं और करना भी पड़ेगी हमको चर्चा। और चुनाव आयोग के अलावा हम जांच एजेंसियों की चर्चा भी करते हैं और न्यायपालिका की चर्चा भी करते हैं और ये दोनों चर्चाएं भी जरूरी हैं। न्यायपालिका आज कहां है, सुप्रीम कोर्ट कहां है आज, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और उसके अलावा जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं ये भी जानते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। क्या कहेंगे यहां पे, आखिर क्यों तिलमिला गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? राजीव जी, प्रधानमंत्री का तिलमिलाना बिल्कुल जायज है और उनको तिलमिलाना चाहिए और मुझे लगता है कि थोड़ा वो कम गुस्सा उनका निकला है। कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे सामने पड़ जाते तो गुस्सा और ज्यादा निकलता, क्योंकि खड़गे जी ने साफ साफ कह दिया कि मोदी जी जो जीतते हैं वो छल कपट से जीतते हैं और कोई उपचुनाव उन्होंने नहीं जीता। वो किस तरीके से जीतते हैं कि हेरा फेरी करवाते हैं वोटर लिस्ट में और किस तरीके से मशीनों में गड़बड़ी होती है, सारे आरोप खड़गे जी ने मर दिए। और खड़गे जी ने बहुत जोरदार शब्दों में अपनी बात को रखा। तो प्रधानमंत्री का तिलमिलाना बिल्कुल जायज था, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जाता था कि बड़े नरेंद्र मोदी जी का जलवा है और उनके नाम पे चुनाव जीते जाते हैं। हालांकि उनके नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। हरियाणा में साबित हो गया, क्योंकि हरियाणा का चुनाव तो मोदी जी के नाम पे नहीं जीता गया, वहाँ तो मोदी जी गए नहीं थे चुनाव में, वापस चले गए। तो एक ही नाम है अपने आप जीत गया चुनाव।
अमलेंदु जी अब तो एक ही नाम हाँ है नहीं, चुनाव नाम अभी आयोग। एक है। चुनाव आयोग और हाँ, उसमें तो एक ही राजीव नाम कुमार चुनाव मेरे आयोग हम क्यों? नाम। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो उन्हें अब देखिए राजीव जी, मोदी जी इससे के नाम पहले पे भी कैसे चुनाव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 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 चलिए। ने आपको जीतने की, अब मोदी जी के नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं, राजीव कुमार है ना। इससे पहले भी राजीव कुमार के समर्थन में मोदी जी खुलकर आए थे और मोदी जी ने खुलकर कहा था कि चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये भी मोदी जी ने कहा था। तो अभी मोदी जी ने राजीव कुमार के समर्थन में या चुनाव आयोग के समर्थन में अभी खुल के नहीं कहा है, और खुलकर मुझे लगता है कल तक कह सकते हैं, क्योंकि वो चिट्ठी शायद तब तक नहीं आई होगी या वो मोदी जी को मालूम नहीं पड़ा होगा चिट्ठी जो है वो आ गई है कांग्रेस की, चुनाव आयोग को चली गई है, तो वरना उस पर भी कुछ ना कुछ और जोरदार तरीके से मोदी जी प्रहार करते। कुल मिला के राजीव जी यही है कि चूंकि कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से प्रहार किया और ये बताया कांग्रेस ने और खासतौर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावों में गड़बड़ियां कर रही है, और कांग्रेस ने जो चुनाव आयोग को जवाब लिखा है उस जवाब में भी ये साफ तौर पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की है कि आप एक संवैधानिक संस्था है, आप भारतीय जनता पार्टी के बटुक बनकर काम मत कीजिए, आप उसके लखैत बनकर काम मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति, आप संवैधानिक संस्था हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के गुलाम नहीं है। ये समझाने की कोशिश कांग्रेस ने की और लिखा भी है कि अगर हमारी दुर्भावना यही होती तो हम कानूनी बातें चुनाव आयोग के सामने नहीं रखते कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, हम पूरे तरीके से चुनाव आयोग पर ही सीधे सीधे आरोप लगाते। हमने सारा पक्ष रखा है, कानूनी तौर पर अपनी बातें रखी है और 20 सीटों को लेकर हमारी आपत्तियां थी। आपने हमारी उन 20 सीटों पे आपत्तियां थी जो स्पेसिफिक थी उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से उत्तर दे रहे हैं। और आपके जो होते हैं शब्द चुनाव आयोग के, वो कांग्रेस के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लांछित करने वाले, उन पर प्रहार करने वाले होते हैं। तो इसलिए अब हम आपकी इन बातों को गंभीरता से लेंगे, अब हम खामोश नहीं बैठ सकते। तो राजीव जी, अभी तक तो जो कांग्रेस बातें करती थी वो जाके ज्ञापन दे आई और कह दिया कि हम चुनाव आयोग के जो परिणाम आए हैं उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन लगातार जिस तरीके से राजीव कुमार और चुनाव आयोग की तरफ से बेहूदगी भरी भाषा में जवाब दिए गए हैं उसको अब कांग्रेस ने गंभीरता से लिया। मुझे लगता है कि ये मोर्चा खुला है और ये मोर्चा आसानी से बंद होने वाला नहीं है, चूंकि ये शुरुआत जो है वो चुनाव आयोग ने की है इस लड़ाई की। राजीव जी, आप डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं और आप विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ आप जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है, ये कांग्रेस ने बताने का प्रयास किया है। जी, कांग्रेस ने ये बताने का प्रयास किया है, लेकिन शकील अख्तर जी, कांग्रेस तो ये बता रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उधर वो बता रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम पे ना सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो करना जितना चिल्लाना चीखना हो, जो कहना करिए, आप एक नहीं 2000 चिट्ठियां भेज दीजिए, 20 चिट्ठी क्या 2000 चिट्ठियां भेज दीजिए, जवाब यहां से वही जाएगा, आपकी चिट्ठी खारिज हो जाएगी और आपको जो आरोप लगाना है लगाइए। सत्ता पर हम काबिज हैं और सत्ता हमारे अधीन है, जिसमें चुनाव आयोग भी है और जिसमें जांच एजेंसियां भी हैं, जिसमें न्यायपालिका भी है। हालांकि ये सब स्वतंत्र हैं, जांच एजेंसियां स्वतंत्र नहीं है, लेकिन न्यायपालिका और इधर चुनाव ये तो स्वतंत्र हैं। उसके बाद भी अगर ये बात कही जा रही है तो आखिर फिर बचता क्या है? फिर राहुल गांधी जो कर रहे हैं वही करते रहे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये माना जाए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां एक डिस्क्लेमर के साथ, शकील जी, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये उन तमाम अपने दर्शकों की भी बात रख रहा हूं आप तक, जो कहते हैं कि आपको जितनी बात करनी कर लीजिए, आप जितनी रिपोर्टिंग करनी कर लीजिए, आएगा तो मोदी ही, तो फिर छोड़ दे सब। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी। तो जो मोदी जी ने कहा है, जो उनका शब्द है, इसमें सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं वाजे, मुखर, वजनदार, अनरियलिस्टिक, वही बात है सब। लेकिन जब गांधी ने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था तब भी लोगों ने यही कहा था, अनरियलिस्टिक, यह संभव नहीं है, और महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया। यह हमेशा से कहा जाता है। मोदी जी आज बहुत समर्थ हैं, बहुत शक्तिशाली है, जो लोग बताते हैं, लेकिन अंग्रेज, उनके राज में तो सूरज ही नहीं डूबता था। गांधी ने कर दिया, नेहरू ने उसके बाद देश के नवनिर्माण का संकल्प लिया, देश का नवनिर्माण कर दिया। कोई सोच सकता था इतने आईआईटी, एम्स, पब्लिक सेक्टर, उच्च शिक्षा संस्थान नेहरू ने बना दिए। इंदिरा गांधी, ये सब अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक। उस टाइम यही कहा था, अमेरिका ने कहा था
कि इंदिरा क्या कर रही है, निक्सन प्रेसिडेंट गालियां तक दी थी, गंदी भाषा बोली थी, और इंदिरा गांधी ने कहा था मैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दूंगी। लोग हंसने लगे। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की जनता तो साथ में थी, अमेरिका में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए। वो कहते थे कि हाथ में कटोरा लिए घूमता है भारत। इंदिरा गांधी ने कहा अच्छा। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने शुरुआत की थी, हम देश के गोदामों को अनाज से भर देंगे, भर दिए। ये जो अनरियलिस्टिक की बातें करते हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि हिंदुस्तानियों के जो सपने होते हैं वो बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने की क्षमता भी होती। देश में कंप्यूटर क्रांति, विश्वास ही नहीं करते थे, कहते थे हिंदुस्तान में कंप्यूटर चलेगा, राजीव गांधी ने कर दिया। इतने उदाहरण हैं हमारे पास कि हम बहुत दे सकते हैं, लास्ट मगर बताते हैं, और राहुल का ही बताते हैं, राहुल से ही बात शुरू होती है सारी की सारी। अनरियलिस्टिक। राहुल ने कहा था जातिगत जनगणना होके रहेगी, और वो घड़ी आ गई, जनगणना की घोषणा हो गई है, और आप देखेंगे कि जातिगत जनगणना भी होगी। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि अनरियलिस्टिक बातें हैं, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को इस पर भी सोचना चाहिए। शक्ति से कुछ नहीं होता है। शक्ति तो हमने बताया निक्सन के पास बहुत थी, उसने कहा था 7वां बेड़ा पहुंचा दूंगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इंदिरा गांधी ये करके दिखा देगी, दिखा दिया उन्होंने। उस टाइम के अमेरिका, आज तो इतनी ताकत नहीं बची है अमेरिका में भी, उस वक्त अमेरिका बहुत ताकतवर था। तो दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, तो इस पे विचार करना चाहिए। नौकरी नहीं, सरकारी शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, देश का विभाजन, नफरत, आखिर ये देश को कहां ले जा रहे हैं। अगर ये अनरियलिस्टिक सपने नहीं होते, अप्रोच नहीं होती, करने के लिए पहल नहीं होती, तो सपने से नहीं होता, बातों से नहीं होता। बात तो इन्होंने 15 लाख की भी कही थी, विश्वगुरु बनने की भी कही थी, बातों से नहीं होता। उसके लिए पहल करना पड़ती है, उसके लिए कोशिश करना पड़ती है, पहला कदम उठाना पड़ता है, संसाधन इकट्ठे करना पड़ते हैं, जोड़ना पड़ते हैं। वो सब नेहरू ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, राजीव ने किया था। और भारत के संविधान बनाने के लिए सारे देश के लोगों ने उस टाइम मिलकर किया था। अगर वो संविधान नहीं होता तो क्या दलित आज यहां तक आ पाते? ये सवाल इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। और जो लोग सवाल उठाते हैं कांग्रेस पे या राहुल पे, उन्हें जरा खुद से ही पूछना चाहिए कि आखिर ये देश जो है आज जो इतनी तरक्की कर पाया है, पूरी दुनिया में इसका सम्मान है, ये हमसे पहले जो पीढ़ी गई और हमारी वाली पीढ़ी गई उसकी वजह से है। वहां पे जो यहां से उच्च शिक्षा लेके गए, तो हम कह रहे थे कि दलित क्या यहां तक आ पाते? अगर इस संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता तो पिछड़े आ पाते यहां तक, आदिवासी आ पाते? यही इनको तकलीफ है। इसीलिए कहते हैं अनरियलिस्टिक। यथास्थितिवाद टूट रहा है, बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे टूटता है, लेकिन यथास्थितिवाद टूट रहा है। तो इसलिए ये सारी तकलीफें बड़ी स्वाभाविक है। उन्हें इस तकलीफ का एक ही इलाज है कि वो देश को प्रगति की तरफ ले जाए, प्रतिगामी रास्ते को छोड़ दे, रिएक्शनरी रास्ते को छोड़ दे। ये सारी जो बातें हैं इसको रिएक्शनरी राजनीति कहते हैं। दक्षिणपंथी, प्रतिक्रियावादी, कि हर चीज से प्रतिक्रिया करना। इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी बीजेपी के लिए, ये प्रतिक्रियावादी हैं, ये दक्षिणपंथी हैं, और ये जो होते हैं प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक होते हैं, और वही हो रहा है। आप देखिए कि आज की तारीख में हरियाणा इन्होंने जीत लिया, लेकिन इन्हें विश्वास नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखवा रहे हैं। ये इन्हें विश्वास नहीं है। अरे भाई, कोई मामला होता है छोटा सा भी तो वहां पे जाके मौका मुआयना करा जाता है, कागज पत्तर देखे जाते हैं, कोई जांच होती है। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, 4 लोगों को बिठाया कि जवाब लिख दो। वकील साहब से आप कहिए तो किसी भी चीज का जवाब लिख सकते हैं जी, वो जवाब लिख के उन्होंने दे दिया। तो कांग्रेस ने आज इसका जो जवाब दिया है वो भी 2 पन्नों का है, बहुत सख्त जवाब दिया है कांग्रेस ने। 4 पॉइंट उसमें दिए हैं उन्होंने। अब क्रमवार इतना बताने का टाइम नहीं है कि किस किस पॉइंट पर लिखा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। तो अब महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी आसान होने वाला नहीं है।
इसलिए इनको डर लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में वो सारे के सारे हरबे इस्तेमाल करें जिससे एक माहौल पैदा हो। तो ये माहौल पैदा करने की कोशिश है और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस जो करती है ठीक है, लेकिन कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि उनका जो नैरेटिव बनाने का एक तंत्र है, उस नैरेटिव को कैसे तोड़ा जाए। सबसे बड़ी चीज नैरेटिव है, धारणाएं हैं। सत्य अलग हट गया है। राहुल गांधी कहते हैं सच की जीत होगी, मेरे साथ सत्य, ठीक बात है, लेकिन सत्य के ऊपर आज धारणाएं हावी हो गई है, नैरेटिव हावी हो गया। नैरेटिव माने झूठी कहानी। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, राहुल आ जाएगा, राहुल आ जाएगा, राहुल आ जाएगा, राहुल आएगा तो ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये है। तो इसका जवाब कैसे देना है, ये काम कांग्रेस का, राहुल गांधी का है और उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस तरह इस नैरेटिव का मुकाबला कर सकते हैं, तोड़ना नैरेटिव को। जी राजीव जी बिल्कुल। दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज अनरियल प्रोमिसेस, और दूसरा आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं। इसी दोनों शब्दों के साथ जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा आते हैं प्रशांत टंडन जी, आखिर अनरियल प्रोमिसेस जो नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें, आखिर इस वक्त ये चर्चा छेड़ने का मकसद क्या हो सकता है, ये ज़रा समझना ज़रूरी है कि क्या मकसद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अनरियल प्रोमिसेस कांग्रेस करती है, ये बात कह रहे हैं इस वक्त। दूसरी चीज़ जो यहाँ शकील अख्तर जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, नैरेटिव की बात। नैरेटिव सेट करने में बीजेपी बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का अपना तंत्र, आरएसएस उसके साथ है और मीडिया उसके साथ है। आपके पास मीडिया भी है, आरएसएस भी है, तो फिर आप नैरेटिव सेट कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में जो नैरेटिव सेट किए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसको लोगों तक वो पहुंचा भी रहे हैं, अपने टीवी चैनल के जरिए भी, और तमाम दूसरे लोग भी उठा रहे हैं। तो नैरेटिव और अनरियल, और खासकर अनरियल प्रोमिसेस, ये इस वक्त लाने का मकसद क्या है, यहीं से जरा शुरुआत कीजिए और नैरेटिव पे भी आइए जरा। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। जो अनरियलिस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया है मोदी जी, वो क्यों किया है? मोदी जी विकास का एक वो क्रिएट करते हैं छद्म, विकास नहीं करते। विकास का नारा, भाषण, विज्ञापन, नैरेटिव जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो करते हैं। राहुल गांधी जिस तरफ जा रहे हैं वो एम्पावरमेंट की राजनीति है। तो चाहे वो गीग वर्कर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो 50% आरक्षण से सीढ़ी हटाने की बात हो, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वर्कर्स की बात हो, चाहे आदिवासी जमीनों की बात हो, वो एम्पावरमेंट की बात है। मोदी जी किसी को एम्पावर किए बगैर विकास का एक आडंबर क्रिएट करना चाहते हैं, और वही वो कर रहे हैं पिछले 10 साल से। किसी को एम्पावर नहीं किया उन्होंने, अपने ही लोगों को नहीं एम्पावर किया, बाहर से छोड़ दीजिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि आप इलेक्शन कमीशन की बात आप देखिए। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी ने समझ लिया था कि इसके बगैर हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये उन्होंने तभी सोच लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बैठेगा और नेता प्रतिपक्ष भी होगा। उसी वक्त तुरंत एक कानून लाया गया और जिसमें कि उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निरस्त कर दिया गया। अब वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या है? सरकार के 2 नुमाइंदे। कौन है 2 नुमाइंदे? मोदी और अमित शाह, और एक रस्मदायगी के लिए नेता प्रतिपक्ष जो विरोध भी करे तो उसके विरोध का कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन, मोदी जी ने देख लिया था कि बगैर इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में किए हुए वो चुनाव नहीं जीत सकते, और वही हो रहा है। आप सोचिए, बांसवाड़ा में मोदी जी ने रैली किया, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं जी, जिन्होंने उन्होंने बेहद सांप्रदायिक भाषण दिया। किसी भी मायने में ना वो मर्यादित था, ना वो कानून सम्मत था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा दी एक ही भाषण में। चुनाव आयोग अगर वहां पे उनको रेड कार्ड दिखा देता तो मोदी जी का पूरा चुनाव निकल जाता हाथ से। चुनाव का शुरुआती दौर था वो,
ये इलेक्शन कमीशन करता है कि मोदी जी रेड लाइट तोड़ते हैं और इलेक्शन कमीशन वहां ट्रैफिक पुलिस की तरह खड़ा है जो इधर का मुंह कर लेता है कि जाओ। इलेक्शन कमीशन कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे मोदी जी को रेड कार्ड नहीं दिखाता। ये रेफरी है वहां का इलेक्शन का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां लिखिए, आप 15 पॉइंट की लिखिए, 20 पॉइंट की लिखिए, चिट्ठियां लिखिए। इलेक्शन धांधली का मामला, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, इस पे जन आंदोलन या पब्लिक मीटिंग्स में बात करनी पड़ेगी। जनता के बीच में ये मुद्दा ले जाना पड़ेगा। चिट्ठीबाजी तो ठीक है, अपनी जगह करते रहिए आप, चिट्ठियां करें, PIL डालें, रिप्रेजेंटेशन दें, वो सब जरूरी है, लेकिन जनता के बीच में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो शिवसेना के लोग हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, इन लोगों को इलेक्शन धांधली की बात और चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम करता है, जनता के बीच में ले जाना होगा। जनता से डर पैदा होगा तब ये ठीक होंगे। और जिस दिन राजीव जी आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव होगा कानून का, संविधान का और अपनी मर्यादा का, उस दिन आप देखिएगा कि लेवल प्ले फील्ड बनेगी। और लेवल प्ले फील्ड होगी तो वो नैरेटिव की बात आप करें, वो नैरेटिव सब विपक्ष के पक्ष में जाएंगे जी। फिर वो लड़ाई बराबर की होगी। अभी लड़ाई बराबर की नहीं है, अभी मीडिया उनके साथ है, बेशर्मी के साथ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करता है मीडिया, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या ही कहा जाए, इस तरीके के बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आते हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो इस मैच का रेफरी है, वो साथ में खेलता है एक टीम के। कभी देखा है आपने? इलेक्शन कमीशन के बारे में जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए इलेक्शन धांधली के मामले में, और इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में पब्लिक मीटिंग्स में नेताओं को अपने भाषण में बोलना चाहिए। जब मतदाता वोट डालने आए, क्योंकि वो सबसे बड़ा अधिकार है संविधान में, अगर हमको अधिकार दिया मत डालने का, तो उसके साथ वो अधिकार निहित है कि हम अपने मतदान की सुरक्षा भी करें। बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है कि हमने जिसको वोट दिया उसकी गिनती हो। वो गिनती नहीं हो सकती। ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता कि राजीव जी की अगर पोस्टल बैलेट एक पार्टी को वोट दे रहा है और उसके बिल्कुल अपोजिट EVM वोट निकल रहा है, ये किसी भी पॉलिटिकल लॉजिक से, सामाजिक लॉजिक से, कोई सोशल साइंटिस्ट, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको कैसे साबित करेगा कि 180 डिग्री का फर्क है? क्या पोस्टल बैलेट में डालने वाले वोट क्या मंगल ग्रह में रहते हैं? वो मीडिया कंज्यूम नहीं करते, वो फोन पर बात नहीं करते रिश्तेदारों से, वो अपने घरों में नहीं आते साल में एक बार या 2 बार। तो ये 180 डिग्री का जो विरोधाभास है पोस्टल बैलेट EVM वोट में, ये अपने आप में दिखाता है कि उसमें धांधली है। ये कोई बहुत रिसर्च की बात नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को लेकर एक पब्लिक नैरेटिव जो है, जिसकी नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव पॉलिटिकल नैरेटिव का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि देश को अधिकार है कि एक जो है निष्पक्ष चुनाव आयोग हो, एक रेफरी हो जो न्यूट्रल हो, जो दोनों तरफ के गलत करने वाले प्लेयर्स को रेड कार्ड दिखाए। बिल्कुल तक सही ये नहीं होगा, मोदी जी चुनाव जीतते रहेंगे। बिल्कुल सही ऐसा लेकिन होगा जी। अश्विनी जी, क्या आपको भी लगता है ऐसा ही कि एक जन आंदोलन की ज़रूरत है, और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव सुधार के पक्ष में एक जन आंदोलन होना चाहिए, और जो भी अगर चुनाव आयोग और अच्छे ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवाता है, चलिए मान लिए चुनाव आयोग ने जो बातें कही वो बात सही है कि हाँ आपने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो सारे आरोप निराधार हैं, गलत हैं, आपकी याचिका, आपकी चिट्ठी हम खारिज करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो अविश्वास पैदा हुआ है उस अविश्वास को दूर करने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और ऐसे में क्या जनता को बाहर निकल कर नहीं आना चाहिए? राजीव जी, चुनाव आयोग कोई हरिश्चंद्र तो है नहीं कि जो बोल दिया वो सत्य है,
और ईवीएम पे सबसे पहले सवाल उठाया था लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। एलन मस्क 2024 में भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर धांधली के कुछ % चांसेस हैं तो उस प्रक्रिया जो देश की सर्वोच्च प्रक्रिया है उसमें उस धांधली के चांसेस को क्यों इस्तेमाल किया जाए। रही बात, हम बार बार अनरियलिस्टिक की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अनरियलिस्टिक क्या बताता हूँ आपको राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश का भौतिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और सोशल लेवल पर जो नुकसान किया है वो अनरियलिस्टिक है, चाहे वो चाइना का इन्वेजन हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, उसमें नहीं जाऊंगा। आप देखिए समाज का कैसा नुकसान किया भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी जी बार बार अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस की बात करते हैं, राहुल गांधी अनरियलिस्टिक हैं। अब मोदी जी का अनरियलिज्म देखिए कि समाज का बंटवारा पहले हिंदू मुस्लिम में किया। हिंदू जो जिसका एक भावना रहती थी हमेशा से कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वासुदेव कुटुंबकम, आज वो इतना कट्टरपंथी हो गया है कि किसी को प्रसाद देने के लिए भी कट्टरपंथी पर उतर आया। हमने मुंबई की हाल की घटना में देखा। दलितों में ऐसा ज्यादा, हिंदुओं में भी आपस में ऐसा बंटवारा कर दिया है कि इनके शीर्ष नेतृत्व झारखंड में दलित क्षेत्रों में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो। आप जाके देखिए, आप तो वहाँ पर अभी देख के आए हैं झारखंड में क्या स्थिति है। रही बात सामाजिक के अलावा अगर आप देखें आर्थिक तौर पर, तो जो धनिया और मिर्च जो है हमको फ्री में मिला करता था, आज वो 20 रुपए में देने को भी तैयार नहीं है दुकानदार। 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो धनिया और मिर्च के भाव हो गए। बेरोजगारी इस हद तक बढ़ चुकी है। तो ये सब भाव जनता के बीच में हैं और जनता इसके खिलाफ वोट कर रही है। जनता को भी बात समझ में आ रही है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है तो जनता बहुत दिन तक शांत नहीं बैठने वाली है और ये एक आंदोलन का रूप जरूर लेगी। राजीव जी, आपके गुनाह कुछ टाइम तक छुप सकते हैं, दब नहीं सकते। ये देश जो है लोकतंत्र से हमेशा चला है। इसने अंग्रेजों को भी उखाड़ के फेंका है और ऐसी सरकारों को भी उखाड़ के फेंकेगी जो लोकतंत्र के खिलाफ होंगी, जो देश का जनता का जो मत है उसके खिलाफ धांधली करके चुनाव जीतेंगे। तो मुझे लगता है शायद थोड़ी देर है, बट ये जनता कभी जागरूक जरूर होगी। देर है अंधेर नहीं, ये कह सकते हैं। जरा कुमार साहब, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, जब हम चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात वही मैं कह रहा हूं कि चलिए मान लिया कि आप निष्पक्ष हैं, आप बहुत अच्छी तरह से लेकिन कम से कम बता तो दीजिए कि कैसे आप निष्पक्ष हैं। आपके ऊपर इतनी उंगलियां उठ रही हैं और आप जो भी बातें हो रही हैं अपनी तरफ से सब कुछ उस ढंग से आप कर रहे हैं जैसे कि एक डिक्टेटर करता हो। यहाँ कहीं ना कहीं तानाशाही की बू आती है, इसलिए तो ये सवाल हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कह दिया कि नहीं जी, कौन कह रहा है 8 बजे से, यहाँ तो 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। भाई हम लोग फिर मूर्ख थे जो हम लोग 8 बजे से काउंटिंग के फिगर्स बता रहे थे? या आप ये कहिए कि नहीं 8:30 बजे से ईवीएम खोले गए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोली गई और 8 से 8:30 तक बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही थी। आप ये तो बताएंगे। ये इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है, मीडिया आपका है, तो आप जो चाहें सो कर लें। तो ऐसे तो चलता नहीं है देश। हम लोग वैसे देश में तो पैदा नहीं हुए जो नॉर्थ कोरिया हो। कुमार साहब जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। दरअसल चुनाव आयोग जो कर रहा है यह पूरी तरह लोकतांत्रिक भावना और लोकतांत्रिक तौर तरीकों के खिलाफ है। लोकतंत्र से इसको कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि अगर उसमें एक भी शिकायत दर्ज होती है तो जहां शिकायत दर्ज होती है, जिस संस्था या जिस व्यक्ति के पास दर्ज होती है, उसका यह कर्तव्य है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि उसका निवारण करे और उसे संतुष्ट करे जिसे शिकायत है। लेकिन आपने देखा है कि यह शिकायतकर्ता को ही दोषी बनाने पर तुले हुए हैं। ये सरकार की यह भड़ाइती पता नहीं किस लाभ के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि जैसे कुछ लोग रिटायर करने के बाद कहीं एमपी बन जाते हैं, कहीं गवर्नर बन जाते हैं, राजीव जी का भी वही कुछ हो। अदरवाइज आपको एक संवैधानिक पद दिया गया है, आपका प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है। चुनाव के दौरान सबसे पावरफुल चुनाव आयोग होता है, लेकिन इन्होंने इसे एक सत्ता पक्ष का एक नगाड़ा बना के रख दिया कि जो सत्ता पक्ष कहेगा उसी तर्ज पर हम ढोलक बजाएंगे। अगर वह राग कहरवा छेड़ेगा तो हम राग कहरवा बजाएंगे और नहीं तो दादरा पर चलते रहेंगे। तो असली बात यह है
कि लोकतांत्रिक मूल्यों का जब क्षरण होता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव लोकतंत्र और लोकतंत्र में शामिल होने वाली जनता मतदाता पर पड़ता है। और जो दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब ने सही कहा कि जनता तो वोट दे रही है पर उसके वोटों का गबन किया जा रहा है, किसी न किसी रूप में गबन किया जा रहा है। और यह तो लगभग ये साबित हो चुका है, और मैं तो 50 सैकड़ों लोगों से बात कर चुका हूं, सबका यही कहना है कि जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक मोदी को हटाना बहुत ही मुश्किल है। ये उनका पूरा खेल है, किसी स्टेट में दे दो, बाकी अपना ले लो। तो ये, और मैं इसे इत्तेफाक मैं भी रखता हूं, क्योंकि हो सकता है कि पूरी की पूरी यह सरकार की, मोदी जी की रणनीति हो, जिसके तहत वे किसी राज्य में हार जाते हैं और बाकी राज्यों में जीत जाते हैं, लोकसभा का इलेक्शन जीत जाते हैं। जबकि लोकसभा में ही पता चल गया था, एडीआर ने बताया कि 80 लाख वोटों का हेरफेर किया गया है। अब बताइए, 80 लाख वोटों का हेरफेर का मतलब यह हुआ कि आपने इंडिया गठबंधन की 80 लाख वोट चुरा लिए, आपने डकैती डाली है। अगर वो 80 लाख वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गिने गए होते तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। यह चुनाव आयोग की मिली भगत के बिना हो नहीं सकता था। इसलिए मैं तो एकदम खुलेआम तौर पे कहता हूं कि सरकार और चुनाव आयोग के बीच खुली मिली भगत है और मोदी को बचाने, भाजपा को बचाने का काम चल रहा है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन यहाँ से एक डर भी पैदा होता है हेमंत कुमार जी, कि जैसा कुमार नरेंद्र जी बता रहे हैं कि यहाँ से फिर तो यही है कि कभी मोदी जी या उनकी पार्टी हारेगी ही नहीं, हमेशा जीतते जाएंगे, या एक आध जिता दिए, उनके रहमो करम पे है। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव मर्जी आई तो जीत गए, मर्जी आई तो उनकी मर्जी से हम लोग भी अपना जो प्रवचन कर रहे हैं करते रहेंगे। लेकिन ऐसे चलेगा क्या ये लोकतंत्र, हेमंत जी? या फिर जैसे प्रशांत टंडन जी जैसे कह रहे हैं कि जन आंदोलन होना चाहिए, फिर यहाँ एक जेपी की जरूरत है। आप चूंकि बिहार में, इसलिए मैं जेपी की बात कर रहा हूँ। राजीव जी, ये जब चुनाव आयोग के गठन को लेकर के जो डायरेक्टिव था कोर्ट का और उसको जो पलट दिया गया, सवाल तो उसी समय खड़ा हुआ कि आखिरकार आप इतना क्यों चाहते हैं कि आपके ही पूर्ण नियंत्रण वाला चुनाव आयोग हो। तो मंशा पर तो सवाल वहां उठ गया था और उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप अगर सचमुच लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले होते तो आप चुनाव आयोग के गठन को भी लोकतांत्रिक रहने देते। उसमें आपने एक अधिकार हासिल कर लिया, मोनोपोली आपने स्थापित कर लिया। तो मोनोपोली स्थापित करने की मंशा क्या थी, क्यों, इसके पीछे का राज क्या था? इसके पीछे का राज था कि आप कुछ न कुछ मैनिपुलेशन चाहते हैं। तो चुनावों में जो मैनिपुलेशन के जो आरोप लग रहे हैं, तो उन आरोपों को कैसे खारिज किया जाता है, तो ये दिखाता है कि मकसद क्या था। तो उस मकसद को लेकर के, लेकिन मैं प्रशांत जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो इतना बड़ा एजेंडा जो बन रहा है, इस एजेंडे को नीचे तक ले जाने के लिए आप कौन सा काम कर रहे हैं। ये सवाल कांग्रेस से भी है कि आखिरकार इन चीज़ों को अगर ये सोसाइटी में, जनता के बीच में इसको मुद्दा बनाना है, क्योंकि जो संस्थाएं हैं कुछ जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उन संस्थाओं ने तो अपने तय इस बात को साबित किया है कि कैसे पिछले लोकसभा चुनाव में किस तरह की धांधली हुई और उसके आधार कैसे एक हारी हुई बाजी उन्होंने पलट दी। लेकिन इसको लेकर के जनता के बीच में आप जाएं, अगर मान लीजिए कि वो सड़कों पर आंदोलन हो, उसको लेकर के आप कोई बड़ा आयोजन करें राज्यों की राजधानियों में, तो ये दिखता नहीं है। तो इसकी जरूरत है कि अगर ये मुद्दा है चुनाव आयोग को घेरने का, तो ये एक कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए। और ये देश में मुझे लगता है कि एक राजनीतिक आंदोलन का एक बड़ा मसला ये बनना चाहिए, जो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। टीवी डिबेट में और जगह शिकायत करने को लेकर के आप कुछ करें, लेकिन जनता के बीच में ये चीज़ें अगर नहीं जाएंगी तो जनता को, तो आप अगर ये चाहते हैं कि जनता इन चीज़ों पर आंदोलित हो, वो निर्णय ले कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है, तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि आपको इंडिया अलायंस को इसको एक आंदोलन का मुद्दा
बनाना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म ये टास्क है, लेकिन इस टास्क को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा, आपको इन चीज़ों को लेकर के। जी 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 बिल्कुल। लेकिन एक आज थोड़ी सी जो बोलते हैं ना कि एक रोशनी, एक किरण वो दिखाई दी जब सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, अमलेंदु जी, और एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और सीधा प्रहार नरेंद्र मोदी पर कि यहाँ गड़बड़ी करके चुनाव जीतते हैं नरेंद्र मोदी। गड़बड़ी करने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं चुनावों में धांधली, और चुनाव में धांधली तो इसका मतलब है कि आप चुनाव आयोग भी उसमें सम्मिलित है, तब तो आप धांधली कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि 3 दिन पहले आपकी चिट्ठी खारिज करता है चुनाव आयोग, और आज उस चिट्ठी के जवाब में आप फिर चिट्ठी लिखते हैं। ये भी एक वो दिखाई देती है उसी दिशा में जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस बारे में अभी हेमंत जी बात कर रहे थे, जिस बारे में कुमार नरेंद्र जी बात कर रहे थे, जिस बारे में प्रशांत जी बात कर रहे थे, शकील जी बात कर रहे थे, अश्विनी जी बात कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात कि आखिर एक आंदोलन के तहत या कम से कम ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो आवाज़ बुलंद करें, कम से कम वो जनसभाओं में जाकर ये बात तो रखें कि चुनाव में गड़बड़ियां भी हो रही हैं और जिसको हम संज्ञान में ले रहे हैं, और हम जा रहे हैं चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। एक नहीं बार बार आपकी कितनी याचिकाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके ऊपर 2-4 लाख के फाइन होंगे, उतने तो चंदे आपके पास आ ही जाते हैं। और अब तो वो सारे रकम सबके सामने है कि इसके पास कितने पैसे आए। तो इसलिए भी ज़रूरी है, और आपको लगता है कि ये एक सुगबुगाहट ही सही, इन चुनावों में इसका असर भी दिखाई देगा क्या अमलेंदु जी? असर मतलब कि यहाँ इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूती के साथ चुनाव सुधार और चुनाव में भी चुनाव आयोग सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा क्या? देखिए राजीव जी, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। और देखिए, हरियाणा चुनाव से पहले जो थी वो इतनी बातें चुनाव आयोग को लेकर नहीं की जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी चर्चाएं हैं, और लगातार विपक्ष की तरफ से लोग हमलावर हैं। संजय राउत जो है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि चुनाव आयोग चूना लगाता रहता है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी की बीसीजी टीम की तरीके से काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हैं। तो ये हरियाणा चुनाव के बाद राजीव जी, ये परिवर्तन देखने को मिला है कि लोग अब खुलकर बातें कर रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आप सुधर जाइए और आप इस देश के संविधान के प्रति, उस देश के लोकतंत्र के प्रति आप जिम्मेदार बने रहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के अगर एजेंट बनकर काम करेंगे तो इस तरीके से चीजें होंगी। राजीव जी, यहाँ सवाल सिर्फ राजीव कुमार का नहीं है या किसी चुनाव आयुक्त का नहीं है। सवाल यह है कि एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस लोकतंत्र को बचा के रखने की है और सुचारू रूप से लोकतंत्र को चले, इसकी जिम्मेदारी है। चूंकि लोकतंत्र टिका ही चुनाव पे है, ये जो है जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, ये है ही चुनाव से। अगर ये चुनाव भी निष्पक्ष नहीं होंगे तो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए चुनाव आयोग पे सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी इसलिए सबसे ज्यादा बनती है। अब आज जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पलटकर जवाब दिया है और ये कहा है कि आपकी भाषा अस्वीकार्य है, आप जो भाषा इस्तेमाल करते हैं ये आप हमारे नेताओं के ऊपर सीधा सीधा लांछन लगाते हैं। हमने चुनाव आयोग के ऊपर लांछन नहीं लगाए थे, हमने कानूनी पक्ष रखा था कि कहाँ क्या क्या दिक्कत हुई है। आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया और आप लगातार जो है वो आप हमारे नेताओं पर लांछन लगाते हो, ये भाषा अस्वीकार्य है। तो राजीव जी, जब ये भाषा अस्वीकार्य है तो जाहिर सी बात है कि आज अस्वीकार्य ये कहा जा रहा है, कल को जन आंदोलन भी इसी भाषा से निकलते हैं। और जब कोई जन आंदोलन शुरू होते हैं राजीव जी, तो पहले शुरुआत इसी तरीके से होती है कि पहले जवाब दिए जाते हैं, एक संयमित भाषा में जवाब दिए जाते हैं। वो भाषा जब बिगड़ी है तब जन आंदोलन उठ खड़े होते हैं, और फिर जब जन आंदोलन होते हैं तब राजनीतिक दलों के हाथ में भी नहीं होता है कि उनको फिर नियंत्रित किया जा सके। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग को समझना होगा, राजीव कुमार जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं और बड़े अधिकारी रहे हैं, तो वो ये भी समझते हैं कि जनता का जब मूड बिगड़ता है, तो हमने देखा है आज ही राजीव आई है बांग्लादेश से कि वहाँ जो अवामी लीग का जो पार्टी है अपनी बेगम अपनी शेख हसीना वाजिद की, उनकी पार्टी का दफ्तर वहां लोगों ने जला दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें आस पड़ोस में भी जो होती हैं इनसे भी सबक लेने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इंतज़ार कीजिए जन आंदोलन का, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट, इसकी शुरुआत कहीं न कहीं होती हुई हम देख रहे हैं। और यहाँ से
जिस चुनाव सुधार की बात करते हैं हम, निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, शायद उस दिशा में जाते हुए देखेंगे हम आने वाले समय में। लेकिन 2 राज्यों के चुनाव हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं चुनाव पे, और पार्टियां जो हैं वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। आगे देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन साथ साथ निगाहें आपको टिकाए रखनी होंगी। सिर्फ ईवीएम की बात नहीं, पूरे चुनाव की प्रक्रिया, वो वोटर लिस्ट भी है, वो ईवीएम भी है, वो काउंटिंग भी है, सब कुछ, सब पर निगाहें टिकाए रखनी पड़ेंगी आपको। बहुत बहुत नज़रें बिल्कुल गड़ाए रखिए। और जैसा संजय राउत रोज अपना बयान दे रहे हैं लोगों के बीच, मीडिया के बीच, उनके बयानों को भी समझिए। और शायद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और वहाँ की जो पार्टी है, जो अपोजिशन के नेता हैं, वो कमर कसे हुए दिखाई तो देते हैं, ये साफ दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अमलेंदु जी आपका क्लोजिंग कमेंट के लिए, शकील जी, प्रशांत टंडन जी, हेमंत जी, कुमार नरेंद्र सिंह जी, और इधर स्टूडियो में हमारे